चलिए हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा सेक्शन 3, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड। ठीक है, बोर्ड किसका? नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसका हेडक्वार्टर्स का है दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का है दिल्ली में है। और ये किससे बना हुआ है? तो यहाँ पे एक्स चेयरपर्सन हमें चाहिए। चेयरपर्सन जो होगा वो हमारा एक्स ऑफिशियल होगा। और ये एक्स ऑफिशियल कौन होगा? ये मिनिस्टर होगा। इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई सेक्टर जो एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है उसके कोई भी मिनिस्टर जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? हमारा एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन। फिर आ जाता है हमारा वाइस चेयरपर्सन। तो ये कौन बनेगा? ये हमारा डिप्टी मिनिस्टर बनेगा किसी भी एक मिनिस्ट्री का जो भी एमएसएमई को देखती है। फिर 6 मिनिस्टर्स बनेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो 6 मेंबर्स को चूज करेंगे जो यहाँ पे बोर्ड को कंप्राइज करेंगे। और फिर आ जाते हैं हमारे 3 मेंबर्स जो पार्लियामेंट से चूज किए जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते हमारे पास कम से कम 12 तो ये खुद हो गए, है ना। और उसके बाद हमारे बनते क्या है? सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एक्स ऑफिशियो बन जाएगा। 4 सेक्रेटरीज अलग अलग तरह के मिनिस्ट्रीज के वो भी यहाँ पे बन जाएंगे। मतलब बहुत सारे पर्सन जो है वो यहाँ पर बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, इस एमएसएमई सेक्टर में। अब आगे चलते हैं, इनका ऑफिस का टर्म क्या होगा? जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करे। ठीक है, बोर्ड की मीटिंग्स कब कब होंगी? बोर्ड की मीटिंग्स साल में 4 बार होंगी। हर क्वार्टर एक मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, बोर्ड के फंक्शंस क्या क्या है? बोर्ड के फंक्शंस हैं फैक्टर्स एग्जामिन करना, वो फैक्टर्स एग्जामिन करना जिनके लिए हम जिनका प्रमोशन करना चाहते हैं, जो हमारे मेन फैक्टर्स हैं, इश्यूज हैं, उनको हम एग्जामिन करेंगे और उनको प्रमोट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना है, स्कीम बनाना है। तो ये सारी चीजें हैं इनकी। फिर हो गया बोर्ड का काम है रिकमेंडेशंस करना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम एंड अगेन अलग अलग स्कीम्स के बारे में सुझाव देना। ठीक है, ताकि ये जो एमएसएमई है इनमें कॉम्पिटिटिवनेस और डेवलपमेंट बनेगी। ठीक है, कोई भी पैसा, कोई भी फंड जो एमएसएमई को बांटा जा सकता है किसी भी तरह से, जैसे कोविड के कारण या कोई भी इमरजेंसी ऐसी आ गई जिसके कारण ये सेक्टर बहुत डिप्राइव्ड हो गया, तो वहाँ पे फंड्स किस तरह से और कैसे यूज करना, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बता सकते हैं, है ना। ये सारी जो एक्टिविटी, जो सारे फंक्शंस थे, ये किसके थे? बोर्ड के। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेमोरेंडम ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मतलब जो भी पर्सन जो इस तरह से एमएसएमई लगाना चाहता है, सेटअप करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? जो भी पर्सन, एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या मीडियम एंटरप्राइज फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज, या किसी भी चीज के लिए अगर आप एमएसएमई यूनिट बनाना चाहते हो तो आपको एक मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा। किसके पास? अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। ठीक है, पूरा प्रोसेस क्या है? उद्यम करके एक साइट है, उस उद्यम में जाकर आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है इन तरह के न्यू एंटरप्रेन्योर्स को रजिस्टर करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको अपनी चेक करनी है वहां पर, और फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है, लगे हाथ आपके बहुत सारी चीजें एक साथ आप रजिस्टर कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे पहले जितने भी आपके एमएसएमई बने, मतलब एमएसएमई एक्ट आने के पहले जितने भी एक्ट्स बने थे, और उन्होंने ये इस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाया था और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में है या सर्विसेज में है। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में, पर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी प्लांट एंड मशीनरी में? 1 करोड़ से ज्यादा है पर 10 करोड़ से कम है, तो उनको एक इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम ये फाइल करना पड़ता है। कब फाइल करना पड़ेगा? ये इस एक्ट के कमेंसमेंट के 180 दिन, मतलब 6 महीने के अंदर। ये क्या हुआ? इनका ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब क्या होता है? जब कोई भी नया एक्ट आता है
बंदे हैं उनको नए एक्ट में स्विच ओवर करने के लिए इतना बेयर मिनिमम टाइम दिया जाता है। तो इस एक्ट में भी 6 महीने का टाइम है कि जो आप पहले के थे उनको इस एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करना है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से रजिस्टर करवाएंगे इसमें कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर में 10 करोड़ से कम। टर्नओवर का तो खैर नाम नहीं लिया, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 1 से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है तो आप इस तरह से मेमोरेंडम जो है वो भर के और काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मेमोरेंडम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम। ठीक है, अब एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाने की बात करें, वो क्या ऊपर जो पड़ा था वो बोर्ड था, ये है एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, ये कोई भी काम कर रहे हैं ये छोड़ दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं एमएसएमई फंड की, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंड। ठीक है, एमएसएमई फंड जो है ये बनाया जाएगा, ये फंड किसके लिए बनाया जाएगा, एमएसएमई के लिए बनाया जाएगा। इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग तरीकों से इसमें ग्रांट्स के द्वारा, ठीक है, रिलीफ्स के नाम पे, ठीक है, इस तरह से वो क्रेडिट करेंगे और ये जो पैसा है ये जो फंड में आके सारा इकट्ठा हो जाएगा और इस फंड को हम एमएसएमई के लिए यूज करेंगे और उसको किस किस तरह से यूज होगा ये भी एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड टाइम एंड अगेन सीजी को एडवाइस करते हैं। ठीक है, अब इनमें जो आता है ये क्वेश्चन आता है, गाइडलाइंस फॉर डिलेड पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, एमएस यूनिट्स जो है, अगर मान लो कोई बायर है, कोई बायर है, उसने इन एमएसएमई यूनिट्स कौन सी हैं, जो कि सप्लायर हैं किसकी, गुड्स या सर्विसेज की। ठीक है, तो ये जो सप्लायर हैं इनसे किसी ने माल खरीदा, सपोज करो बायर ने माल खरीदा, तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि बायर को पेमेंट करना है उस डेट पर जहां पे इन दोनों के बीच में एग्री किया है, मतलब ये एक तरह का एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे बायर जो है वो एक्सप्रेसली बता देगा कि भाई इस तारीख को मैं सप्लायर को पैसे दे दूं। ठीक है, अब यहाँ पे उस दिन आपको पेमेंट करना है, द बायर इज टू मेक पेमेंट ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड ऑन बिटवीन यू एंड सप्लायर इन राइटिंग, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो अपॉइंटेड डे से पहले ही आप एग्रीमेंट कर सकते हो, सॉरी पैसे दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे है कि जो एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड बायर शैल नॉट एक्सीड मोर देन 45 डेज, इस पे आपको क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है। 45 डेज से कम पीरियड का टाइम नहीं होता, मतलब बायर को 45 डेज के अंदर पेमेंट करना ही है, पर अगर मान लो वो पेमेंट नहीं कर पाता तब जाके उसका क्या हो जाएगा, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई देना पड़ेगा विद मंथली रेस्ट टू द सप्लायर। ठीक है, और वो भी किस रेट पे, एट 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली हम कुछ भी थोड़ा पेमेंट हो जाता है डिले तो हम कुछ भी करके और नॉर्मल बिजनेस में आगे कर लेते हैं, है ना, पर एमएसएमई है क्योंकि गवर्नमेंट इनको देख रही है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट चाहती है कि ये पूरा जो सप्लाई चेन है ये बना रहे, तो उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा है 45 डेज का, कि 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए ताकि आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो बना रहे। अब अगर इसमें बायर पेमेंट नहीं कर पाता तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का चलेगा, उसको 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट के साथ अमाउंट देना पड़ेगा, ये याद रखो। इंटरेस्ट नॉट टू बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम इनकम। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन अकाउंट्स, जहाँ पे भी बायर ने अपने जो पेमेंट किए हैं और एमएसएमई से कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो उसको अपने एनुअल अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे और उसमें उसको बताना पड़ेगा उसने कितना अमाउंट का पैसा माल खरीदा और अगर उसने इंटरेस्ट कोई भी ड्यू
हुआ है उसने पेमेंट नहीं किया है तो वो भी जितना इंटरेस्ट है वो उसको अलग से शो करना पड़ेगा। ठीक है। अगर अब क्या हुआ है कि बहुत से एमएसएमईज जो है वो पेमेंट के बारे में शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं कि बायर्स टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे, जिससे ऑपरेटिंग साइकिल बहुत डिले हो रहा है। तो ऐसे केस में एमएसएमई समाधान नाम के डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम को चालू किया गया है। ये एक ऐसा पोर्टल है मिनिस्ट्री की तरफ से जो इस तरह की कंप्लेंट्स को एंटरटेन करता है। ऑनलाइन आप इस तरह से डिलेड पेमेंट्स के कंप्लेंट्स यहाँ पे फाइल कर सकते हो। फिर इस डैशबोर्ड में वो बार बार फिर वो पेंडिंग अमाउंट बताता रहता है और यहाँ पे जो बायर है गुड्स का उसके अगेंस्ट भी हम बहुत सारे काम हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे उस बायर से भी डील किया जाता है ताकि वो पेमेंट साइकिल को ऑपरेट कर सके। ठीक है। All companies who get supplies of goods and services and the payment is due for 45 days or more from the date of acceptance of goods shall submit a half yearly to MC। ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ काउंसिल बना है, मतलब इस चैप्टर में 3 चीजें हैं, बोर्ड है, एडवाइजरी कमेटी है और काउंसिल। ठीक है। काउंसिल के अंदर 3 से 5 मेंबर्स, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज or any other officer not below the rank of such office director। ठीक है। One or more office bearers or representatives of associations of micro and small industry, one or more banks के financial institutions के या फिर having special knowledge in the field of industry, trade and commerce। ठीक है। तो एक एक यहाँ पे आ जाएंगे अलग अलग मिनिस्ट्री के और एक आपके आ जाएंगे डायरेक्टर। तो 4 ही तो 5 कैंसिल। One or more। ठीक है। अब यहाँ पे काउंसिल बनाया क्यों गया भैया कि अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इस काउंसिल के पास चले जाना। इसका नाम क्या है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल। इसमें वो क्या है, दो पार्टीज के बीच में कंसिलिएशन करवाएंगे और यहाँ पर उनको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज दिए जाएंगे। ठीक है। जिससे कि मामला सुलझ सके, क्योंकि हमें ये सब चीजें सुलझाना जरूरी है ताकि पेमेंट साइकिल बनी रहे, ताकि लोग जो है एमएसएमई के अंदर बने रहे। ठीक है। अभी कोई भी डिस्प्यूट के लिए आती ना चीज तो 90 डेज में उसका समाधान निकालना अनिवार्य है। ठीक है। 45 डेज किसमें था? जहाँ पे हम बायर्स की बात कर रहे थे कि उसने सप्लाई करना है तो 45 डेज के अंदर अंदर कर देना है। अब बात कर रहे हैं रोल ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएसआईसी। 1955 में बना हुआ ये एक वो है एंटरप्राइज, उसके ये सारी चीजें हैं। कोई बात नहीं, ये नहीं करेंगे। अब आ जाओ यहाँ वेरियस स्कीम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एमएसएमईज। इस पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको तो रट के जाना होगा। Schemes and program undertaken by the ministry and its organizations seek to facilitate flow of credit from financial institution या banks। मतलब रेगुलर सप्लाई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इन एमएसएमई जो उद्यमी है इनको मिलना चाहिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन उसके लिए मिलना चाहिए पैसा। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के लिए, टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए, क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है। वेलफेयर ऑफ आर्टिसंस एंड वर्कर्स, सपोर्ट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन एंड पैकेजिंग। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, सिर्फ मेरे समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है वो जितनी भी स्कीम्स लेती है वो इनके लिए लेती है। ठीक है। अब ये बाकी का छोड़ दो, नीचे का डिजिटल एमएसएमई
समाधान और देख लिया हमने। अब हमारा नई स्कीम आ गई है ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये किसने लॉन्च की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस के कारण, कोविड-19 क्राइसिस जो है उसके कारण बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी मीडियम माइक्रो जो है ये बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी, इंटरप्राइजेस थी, ये खत्म हुई है। तो उसमें वो क्या कर रहा है, ये स्कीम प्रोवाइड कर रही है कि हम आपको 100% गारंटी कवरेज देंगे और हम एनबीएफसीज के द्वारा ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटीज दे दी जाए कोविड-19 के वजह से, ताकि आप एडिशनल टर्म लोन या एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए लोन लेके एक बार गाड़ी तो शुरू कर ही सकते हो। उस टाइम क्या था, उस टाइम आपके सारे जो यूनिट्स थे उनका बिजनेस बंद था, सारे वर्कर्स छोड़ के चले गए थे। ऐसे में उनको रिवाइव करने के लिए, जिंदा करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी ही बैठ गई थी, तो यहाँ पर ये ECLGS की जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% गारंटी के साथ आपके और ये लॉन्च की थी। अब इस गारंटी में क्या कर रहे थे, 100% गारंटी कवरेज दे रहे थे एडिशनल फंड्स के लिए, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितनी है, इससे बढ़ नहीं सकती, 9.25% बैंक्स के लिए, एनबीएफसी दे रही थी 14% तक का लोन दे सकती है। मैक्सिमम 4 साल के लिए आपको लोन मिलेगा, ठीक है, और फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी एक था, ठीक है। सिडबी भी अपना था, सिडबी जो है इसके लिए सिक्योर्ड बिजनेस लोन MSME का ये बनाया गया था। अब यहाँ पे देखो, रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सेक्टर। अब यहाँ पे पॉलिसी के दो ऑब्जेक्टिव्स थे। ये पॉलिसी बनाया क्यों गई, ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई कि कंज्यूमर इंडस्ट्री गुड्स के लिए ये इंडस्ट्रीज जो है स्मॉल सेक्टर की ये बढ़ाई जाए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा, और लाइसेंसिंग और अप्रूवल्स को तो गवर्नमेंट देगी, ठीक है, और रजिस्ट्रेशंस भी वही करेगी किसी भी। चल, ये हमारा चैप्टर इसी बात में खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस चैप्टर की भी वेटेज 5 मार्क्स तक की है, ठीक है, और ये चैप्टर काफी बड़ा है, तो हम इसमें भी मेन चीजें करेंगे, इसलिए इस क्लास में आप बने रहना, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम वैसे भी इसमें सारी चीजें नहीं करने वाले। अगर आपने वीडियो के साथ, मेरी ये जो इकोनॉमिक लॉस की वीडियो है इसके साथ अगर आपने नहीं किया तो आप सही में वापस उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए ये मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ताकि इसी बहाने आपका एक बार ये रिवीजन आ ही सकता है।
तो कोई भी मार्क देखो, अगर आपको यूँ लग रहा है नहीं ये तो मैं सारा छोड़ के जाऊंगा, तो ऐसे में सोचना, क्योंकि कोई एक एक मार्क जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। 39 और 40 के बीच में यूँ बोले जाए तो एक ही मार्क का डिफरेंस है, पर ये एक पास और फेल वाली भी बात है, वही बात है मेरी, ठीक। तो कल को आपको 39 आए खुदा ना खास्ता, तब आपको ये गिल्ट रह जाए कि मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता, और थोड़ा मैं इकोनॉमिक लॉस में शायद थोड़ी मैडम की सुन लेता या उनकी वीडियोस देख लेता, तो मैं शायद एक आधी मार्क और खींच सकता था। तो वो काम मत करना, आप इसमें पूरी तरह से डिवोटेड रह के इसको निकाल दो, ताकि अगली बार आपको एक ग्रुप पढ़ना ना पड़े, इसी एम से निकाल, ठीक है। चलो कंपटीशन एक्ट चालू कर रहे हैं जल्दी जल्दी। चलो, तो कंपटीशन हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इट इज लाइक एन इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन टू कॉम्पिटिटर्स, कि वो कौन कितना ज्यादा क्लाइंट्स को अपनी तरफ लाता है, कौन ज्यादा क्लाइंट्स पे अपना इंप्रेशन जमाता है ना, मार्केट कितना कैप्चर कर सकता है, वो होती है हमारी कंपटीशन। और कई बार हम कंपटीशन के चक्कर में उसको राइवलरी बना देते हैं, इस हद की राइवलरी बनाते हैं कि हम उस पे अनफेयर मींस यूज करके पूरी कंपटीशन को ही खत्म कर देना चाहते हैं। तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, ठीक है। क्योंकि इससे कंज्यूमर्स के साथ साथ पूरी इकोनॉमी की भी बेहतरी है। रीजन भी कि यहाँ पे कंज्यूमर्स जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही बात करें कि जैसे मान लो एग्जाम्पल लो जियो का, तो जब जियो शुरू शुरू में मार्केट में आया था तो उसने बीएसएनएल, एमटीएनएल सबको बाहर कर दिया था। क्यों? क्योंकि जियो ने अपनी फ्री में स्कीम जो सिम थी वो फ्री में बांटना शुरू कर दी थी, इंटरनेट भी उसने फ्री में देना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके कारण बीएसएनएल और एमटीएनएल जो है उनका मार्केट लॉस हो गया, वो मार्केट से पूरी तरह बाहर हो, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जियो ने, क्योंकि फ्री की आदत डाल दी थी, इंटरनेट की आदत डाल दी थी, सिम की आदत डाल दी थी, तो फिर उसने धीरे धीरे मार्केट में अपना प्राइस इंक्रीज करना शुरू किया, और उसके बाद तो वो रुका ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या किया इन्होंने, पूरा कंपटीशन खत्म करने के लिए इन्होंने ये काम किया। अब इस एक्ट से सबसे ज्यादा फायदा किसको भी मिल रहा है, अगर हम बात करें, हाँ भैया अनफेयर, ये दोनों गवर्नमेंट एंटरप्राइज थी और वो बाहर हो, और ये प्राइवेट थी और ये चल गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान ली की बात गलत तरीके से की गई, ठीक है, पर यहाँ पर जो मेन फायदा हुआ वो किसका हुआ? कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स का क्यों हुआ? क्योंकि देखो वो सब चीजें मिल रही है और काफी सस्ती और अच्छी भी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका फायदा हो रहा है, इसलिए इस एक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं हम, इस एक्ट को इन्होंने आगे करने दिया। अब यहाँ पे कंपटीशन जो है, अब इस कंपटीशन एक्ट से पहले एमआरटीपी एक्ट था, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, ठीक है। उसको रिपील कर दिया गया, और 1 सितंबर 2009 से कंपटीशन एक्ट जो है 2002 वो लाया गया। अब यहाँ पे हम तीन टर्म्स समझेंगे, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये तीनों को समझेंगे। सबसे पहले है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मतलब ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिसेस ट्रेड और कॉमर्स में जिससे हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, डिस्टोर्ट मतलब पूरा खत्म कर रहे हैं, और या फिर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं किसी भी तरह से, ताकि जो कैपिटल या रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं वो राइवल कंपनीज में कम हो, मतलब उनको वो रिसोर्सेज की कमी हो जाए, जिसके कारण वो कंडीशंस डिलीवरी की है या फिर वो जो भी उस प्रोडक्ट के साथ जो भी एडिशनल चीजें वो दे सकते हैं वो ना दे पाए। प्राइसेस में मैनिपुलेशन भी हो सकता है, सप्लाईज में भी मैनिपुलेशन हो सकता है। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बंदा चाहता है
कि सारा माल उसी का ही, सारी चीजें उसी की, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिससे आप सामने वाले कॉम्पिटिटर के पास कैपिटल और रिसोर्सेज नहीं पहुंचने देना चाहते, उस चाहते हो कि सारी चीजों पे आपका ही कंट्रोल हो, आप ही प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे हो क्योंकि आपके पास कैपिटल है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। अब आते हैं मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। मोनोपोली एक नया वर्ड तो है नहीं आपके फाइनल का लेवल पे, आपको पता है मोनोपोली की क्या बात है ना। तो मोनोपोली मतलब एक सिंगल अंडरटेकिंग जो है वो इतनी बड़ी सप्लायर बन जाती है, वो पूरी मार्केट में एक मेजर सप्लायर, लीड प्लेयर का काम करती है, जिससे क्या होता है कि सारी चीजें प्राइस और आउटपुट दोनों को डिक्टेट करने का जो टर्म्स है वो किसको मिल जाता है, उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज को मिल जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो कंज्यूमर्स हैं उनको नुकसान, क्योंकि अगर वो नहीं लेना चाहते इसका प्रोडक्ट तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पे ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस जिससे जिसमें क्या होता है कि हम कोई सेल बढ़ाने के लिए या अपने गुड्स एंड सप्लाईज बढ़ाने के लिए हम अनफेयर मेथड यूज कर रहे हैं, या डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस मतलब धोखा देने के इंटेंशन से हम कंज्यूमर्स को लूट रहे हैं। तो ऐसे इंप्रेशन किया गया, जैसे एग्जांपल के ऐसा इंप्रेशन किया गया कि ये जो गुड्स है ये फ्री में दिए जाएंगे इनके साथ, जबकि क्या हुआ कि जो भी गुड्स आप फ्री में दे रहे हो उसकी पूरी या आधी प्राइस आपने मेन परचेज के साथ पहले ही जोड़ दी। तो ये क्या होता है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, ठीक है। ये राघवन कमेटी ये सब आप मत करना, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। It extends to whole of India. It comes into force as CG में डायरेक्ट लिखा जाएगा। इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये लिखने के लिए काम आएंगे। तो प्रिवेंट प्रैक्टिसेस, कंपटीशन एक्ट क्यों बनाया गया, ताकि ऐसी जो भी प्रैक्टिसेस है जिनका एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन पे उनको रोका जा सके। हम कंपटीशन प्रमोट करना चाहते हैं मार्केट में, पर वो भी फेयर तरीके से, ठीक है। अब आपने देखी होगी बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स है, साथ मतलब करीब एक साथ बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स, ठीक है। अब वो वहां पर वो सब एक ही तरह का माल रखा, एक ही तरह का माल रखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन प्रमोट करना चाहते हैं, ना कि हमने क्या कर दिया कि एक बड़ी दुकान और कोई भी आसपास नहीं, और कोई भी छोटी दुकान वाले को वो वाला माल या वो तरह का माल हम नहीं रखने देते। तो ये क्या होता है, ये कंपटीशन को रोकता है, खत्म करता है, तो हमको वो काम नहीं करना। कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, फ्रीडम इंश्योर करना ट्रेड में, ताकि जो भी है अदर पार्टिसिपेंट्स मार्केट में अपने सामान के लिए ट्रेड कर सके, ठीक है। आ जाओ। अब हम इसमें देख रहे हैं एक्विजिशन, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट्स कितने तरह के होते हैं। एक्विजिशन का मतलब क्या है, ये कोई नया वर्ड है नहीं। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना। क्या एक्वायर कर सकते हो, शेयर्स, वोटिंग राइट्स या एसेट्स किसी भी एंटरप्राइज के, या सामने वाले एंटरप्राइज के एसेट्स पे कंट्रोल कर लिया, या आपने मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर लिया, तो आपका क्या हो गया, एक्विजिशन। या तो आपने वोटिंग पावर लिया, ये तो होल्डिंग कंपनी की भी डेफिनेशन में था, आपने या तो वोटिंग पावर या वोटिंग राइट्स ले ली, या फिर आपने तो बोर्ड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करो, यहाँ पे भी क्या मैनेजमेंट को कंट्रोल करो, ठीक है। एक ही बात। अब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, देखना जा रहा है इसमें, इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है, और इसके अंदर ये जो लाइंस है, ये जो वर्ड्स यूज किए हैं, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखो। इट इंक्लूड्स एन अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग, it includes an arrangement or understanding or action in concert, ठीक है। A U A C
अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एक्शन इन कॉन्सर्ट, अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एक्शन इन कॉन्सर्ट, ठीक है, जिससे वेदर और नॉट ये अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल है वो या ना हो, ठीक है, लिखा हुआ हो या ना हो, फिर भी ये हो रहा है। और यहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या है कि इट मस्ट बी इन्फोर्स्ड बाय लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट जो है, ये जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं वो इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लीगल प्रोसीडिंग्स कर सके। तो एग्रीमेंट ही क्यों, क्योंकि हमने तो लॉ में पढ़ा हुआ है कि जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ है वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे भी एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट की ही बात कर रही है, ठीक है। अब एग्रीमेंट्स जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जो होता है, जैसे कि मान लो एक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसका दूसरी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। वर्टिकल क्या होता है, जहां पर हम किससे कर रहे हैं एग्रीमेंट, या तो सप्लायर से कर रहे हैं, अपने ऊपर जो हमारे सप्लायर रहता है, फिर रिटेलर रहता है, ठीक है। तो हम जो ये सप्लायर है, हमने या तो अपने मैन्युफैक्चरर से या रिटेलर से हमने एग्रीमेंट करा हुआ है। ऊपर किया हुआ है तो ये क्या हुआ, अपवर्ड एग्रीमेंट हो गया, और नीचे किया हुआ है तो ये डाउनवर्ड एग्रीमेंट। तो ये वर्टिकल एग्रीमेंट्स में इस तरह हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब कार्टेल की बात आई, कार्टेल कौन सा होता है, कार्टेल मतलब ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो किस लिए बनाया जाता है, एक कॉमन पर्पस के लिए, ऐसा ग्रुप जो कॉमन पर्पस के लिए बनाते हैं। और ये कॉमन पर्पस क्या होता है कि जो भी आपका आउटपुट है उसको ऑथराइज कंट्रोल करना, प्राइस और आउटपुट को कंट्रोल करने का ही एकमात्र उद्देश्य आपके कार्टेल का होता है। तो कार्टेल होता क्या है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स। फिर से बोलो मेरे साथ, क्या होता है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ट्रेडर्स, ठीक है, हु बाय एग्रीमेंट अमंग देमसेल्फ, जो अपने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके या तो लिमिट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और प्राइस ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। कार्टेल फिर से करेंगे हम, कार्टेल मतलब क्या हुआ, कार्टेल मतलब क्या हुआ, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स जो क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट के द्वारा अमंग देमसेल्फ ट्राई टू लिमिट, कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल क्या चीज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सेल और प्राइस ऑफ द गुड्स। समझ आया। तो यहाँ पे जैसे ओपेक होता है, देखो एक एग्जांपल, ओपेक मतलब क्या हुआ, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है, ठीक है, अब वो क्या कर रही है, जैसे जिनके बीच में वॉर चल रहा है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे तेल बहुत बनता है, तेल बहुत प्रोड्यूस होता है, तो वो हर देश अपना क्या कर रहा है, आउटपुट और प्राइस जो है वो, जितना वो आउटपुट एक फाइनेंशियल ईयर बनाता है, वो सारे वो लोग अपना डिसाइड करते हैं कि इस पूरे अराउंड द वर्ल्ड अगर ऑयल सप्लाई करना है तो इन ओपेक कंट्रीज के ऊपर ही है। तो यहाँ पर ये जो प्राइस बोलेंगे, ये जो वॉल्यूम बोलेंगे, उस हिसाब से सारी चीजें डिसाइड होती है, ये होता है ओपेक। और यही एक कार्टेल का एग्जांपल। समझ में आया। चलो अब कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर मतलब ऐसा पर्सन जो या तो बाय कर रहा है या उसने मतलब बाय करने, मतलब उसने कोई गुड्स परचेज किए हैं किसी कंसीडरेशन पे, ठीक है, या तो उसने वो कंसीडरेशन पे कर दिया है, या उसने प्रॉमिस किया है, या उसने पार्टली पे कर दिया है, या पार्टली प्रॉमिस कर दिया। मतलब मान लो आप वो कंज्यूमर, आप गए क्या खरीदने, आपने क्या करा, आईफोन खरीदने की बात, आपने क्या किया, कंसीडरेशन आपने या तो ऑनलाइन अमेज़न के थ्रू ही पे कर दिया था, ठीक है, कंसीडरेशन पे कर दिया था, या आपने क्या किया कि भाई मैं सीओडी ले लूंगा, कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगा, और
खरीदता होता नहीं है, सीओडी कुछ नहीं, कोई नहीं पता है। पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस या डिफर्ड पेमेंट के किसी सिस्टम में आपने गुड्स खरीदे हैं, आप हुए कंज्यूमर, और ये इस टर्म में और भी ऐसा यूजर आ जाता है जो अदर देन द पीपल पर्सन हु बाइज सच गुड्स फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। तो वो ऐसा भी गुड्स आ जाता है, ऐसा भी बंदा हो जाता है जो वो गुड्स क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने, इस पर्टिकुलर पर्सन जो कि बायर था, उसने परमिट कर दिया। दैट इज, मान लो ए है, ए ने अपना, अभी ये ऊपर की डेफिनेशन में ए ने क्या किया, अमेज़न से अपना आईफोन खरीदा, तो ए बन गया कंज्यूमर। अब ए का जो भाई था बी भी उस आईफोन को यूज कर रहा है, ए ने परमिशन दे दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी भी क्या बन गया, यूजर, बी भी क्या बन गया, यूजर, और वही क्या बन गया, कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स, इस डेफिनेशन में लिखा है, इट इंक्लूड्स एन यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाइज सच गुड्स, ठीक है। When such use is made with the approval of the above person, मतलब buyer, मतलब अगर आपको केस स्टडी के अंदर ऐसा कोई पर्सन आ जाता है जो कि आपके अप्रूवल के बिना काम कर रहा है, वो आपका कंज्यूमर, कोई यूजर नहीं होगा, ठीक है। अब वेदर सच पर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो गुड्स आगे रीसेल के लिए बेच रहा है या कमर्शियल पर्पस के लिए या पर्सनल पर्पस के लिए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आप आगे समझ में। तो एक तो वो बंदा हो गया जो गुड्स बाय कर रहा है, ठीक है, कंसीडरेशन पे कर दिया है, ठीक है, या फिर उसने पार्टली पे किया है, पार्टली प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है, और उसमें वो बंदा भी आ गया जिसने यूज किया है विद द अप्रूवल ऑफ द फर्स्ट पर्सन, ठीक। अब सेकंड डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर वो भी होगा, कंज्यूमर वो भी होगा जो हायर या अवेल कर रहा है कोई सर्विसेज, ऊपर गुड्स की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सर्विसेज की बात हो रही है। सर्विसेज अगर उसने हायर की है फॉर कंसीडरेशन, पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस्ड, वो वाली बात, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और इसमें कौन आ गया, ऐसा बेनिफिशियरी जो कि क्या कर रहा है, यूज कर रहा है गुड्स को विद द अप्रूवल ऑफ सच पर्सन, when such services are availed of with the approval of first mentioned person, और जहाँ पे भले वो हायरिंग या अवेलिंग ऑफ सर्विसेज इज ऑफ कमर्शियल नेचर और पर्सनल यूज। समझ आया कि क्या? ये हो गई कंज्यूमर की डेफिनेशन आती ही है, या फिर इस पे बेस्ड आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, वो ध्यान रखो। अब आते हैं हम एंटरप्राइज की डेफिनेशन पे। मैं नॉर्मल क्लास में ये नहीं बोलती हूँ कि इस डेफिनेशन को याद कीजिए, सही बोल, मैं नहीं बोलती, मैं नहीं बोलती, मैं ऐसे में बोलती हूँ कि भाई इसमें से जो भी तुम्हें वर्ड समझ मतलब पसंद आ रहे, वर्ड्स जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं या समझ आ रहे हैं, उनको जरा एक नजर देख लो, फिर सबको एक तरह से पिरोने की कोशिश करो। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एंटरप्राइज की। एंटरप्राइज मतलब एक ऐसा पर्सन या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, एंटरप्राइज मतलब हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में लिख सकते हो, एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट या ऐसा पर्सन जो किसमें एंगेज है, किसी भी एक्टिविटी में, पर वो किससे रिलेट करनी चाहिए, या तो प्रोडक्शन से या स्टोरेज से या सप्लाई से, डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्विजिशन से या कंट्रोल से ऑफ आर्टिकल्स और गुड्स, है ना, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, किसी भी तरह की हो सकती है, या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या अगर मान लो ये एंटरप्राइज किसके बिजनेस में, या जो ये पर्सन है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कौन से बिजनेस में, ये बिजनेस में कोई एक्वायर में या होल्ड कर रहा है या अंडरराइटिंग कर रहा है, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, या तो कंपनी के या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के। तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, हर एक को ले लिया है इन्होंने अपने से, ठीक है। अब उन यूनिट्स में भी जो या तो सेम प्लेस में या डिफरेंट प्लेसेस में लोकेटेड हैं, पर वो गवर्नमेंट की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बट डज नॉट इंक्लूड, इस पे ध्यान देना, बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटिंग टू द सर्टेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट,
इंक्लूडिंग कौन सी एक्टिविटीज जो स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस और स्पेस। उसको छोड़ के बाकी सारे क्या आ गए, एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आया क्या समझ? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, देखो इसने क्या बोला यहाँ पे। यहाँ पे बोला क्या है, कोई भी पर्सन या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो किसी भी तरह किसी भी एक्टिविटी में एंगेज है, किसी एक्टिविटी में प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन, कंट्रोल, शेयर्स का, वोटिंग राइट्स का, डिबेंचर्स का, या फिर वो बंदा किसके इसमें, या वो बिजनेस में है, इसी शेयर्स में और उसमें है ना, या वो सब्सिडियरीज के इसमें, सब्सिडियरीज के मोर यूनिट्स या वो होल्ड करके बैठा है, बट इट डज नॉट इंक्लूड ऐसा कोई गवर्नमेंट रिलेटेड फंक्शंस या गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर फंक्शंस, ऐसी एक्टिविटीज द्वारा जो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के कहने से ही करती है, जैसे कि एटॉमिक, स्पेस, डिफेंस और करेंसी। ठीक है, अब गुड्स की सप्लाईज की का डेफिनेशन आती है बेटा, ये तो याद करना था। जब एंटरप्राइज को नहीं छोड़ा तो गुड्स को तो कैसे छोड़ दिया? सोगा के अंदर आपने पढ़ाई था, सोगा में जो गुड्स की डेफिनेशन है, ग्रास, याद है, growing crops, grass, it means goods and soga and includes, तो मतलब वो भी लेना, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस्ड और माइंड। ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो तो हम गुड्स में लेते ही लेते हैं, जिनको हम प्रोसेस करते हैं आगे, और माइंस के द्वारा, मतलब यहाँ पे गोल्ड हो गया, मेटल्स हो गए, अलग अलग जो माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं वो सब भी क्या हो गए, गुड्स हो गए। डिबेंचर, स्टॉक्स एंड शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद ये भी क्या हो गए, शेयर्स, स्टॉक, क्रॉप्स, गुड्स, ये सारी चीजें आ गई। In relation to the goods supplied, distributed or controlled in India, goods imported into India, तो ऐसे goods जो अगर हम बात कर रहे हैं तो जो इंडिया में goods आ रहे हैं वो भी goods की definition में कवर हो रहे हैं। ठीक है, या फिर हमने जो ऐसे गुड्स जो सप्लाई किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया है या कंट्रोल किया है इंडिया से। चलो आ जाओ, अब आते हैं पर्सन की डेफिनेशन। आपको पता है मैंने पर्सन की डेफिनेशन कल वो करवाया था आईबीसी कोड, उसमें भी बताया था पर्सन मतलब पर्सन, कंपनी, फर्म, एचयूएफ, ट्रस्ट, सॉरी ट्रस्ट भी, एचयूएफ डिप्लोमा में बोल दिया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओआई, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये हमने कर लिया। अब रिलेटेड एनिमल चैप्टर, अब यहाँ चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 2 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, उसके बारे में पढ़ोगे। एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, सब पे केस स्टडी आती है इसलिए इसको करना है। सबसे पहले आ रहे हैं हम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अच्छा, तो सबसे पहले एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है? कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। एडवर्स एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट, एएई, इसके अंदर ये वर्ड्स आपको आने ही चाहिए। कौन से वर्ड्स? एप्रीशिएबल, एडवर्स इफेक्ट। तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट है जिसके अंदर एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन पे। और इसके अंदर कौन से एक्ट्स आते हैं? वैसे देखो जनरल रूल की बात करें, जनरल रूल की बात करें, कोई भी एंटरप्राइज जो है किसी भी पर्सन की, एसोसिएशन ऑफ पर्संस की, कोई भी ऐसे एग्रीमेंट में एक दूसरे के साथ नहीं आ सकती रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सप्लाई, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे कि क्या होता है, एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन पे इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर। और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हमें मिल गया, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। वो क्या हो जाएगा? वॉइड। और ऐसे हम उस पूरे एग्रीमेंट को ही हम वॉइड मानेंगे अगर उसमें ऐसे एंटी कॉम्पिटिटिव क्लॉज है जिसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो कंपटीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हो सकते हैं ये देख लें क्या? एग्रीमेंट टू लिमिट प्रोडक्शन एंड सप्लाई,
agreement to allocate markets, agreement to fix price, bid rigging or collusive bidding, conditional purchase or tie-in arrangements, exclusive supply, distribution arrangement, resale price maintenance and refusal to deal. एक एक करके देखेंगे भाई, सारे देखेंगे, चिंता मत। ये वाला पढ़ के जाना, ये जो ये लिखने को आता है। तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कौन सा? ऐसा एग्रीमेंट जो प्रोडक्शन को या सप्लाई को लिमिट करने की बात, ठीक है, या ऐसा एग्रीमेंट जिससे हम मार्केट जो है अलग अलग मार्केट्स में कितना कितना माल जाएगा, ठीक है, एलोकेशन कर रहे हैं, एलोकेशन तो सही है, पर अगर हम एलोकेशन इस हिसाब से कर रहे हैं कि सामने वाला मार्केट में टिक ना सके अनफेयर तरीके से, तो वो गलत। अब मैं इसमें देख रही हूँ आपका टाइम इन अरेंजमेंट्स, ये जो है ना, कंडीशनल परचेज और सेल क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जिससे आप क्या बोलते हैं, उस परचेजर को बोलते हैं पर्टिकुलर गुड्स के कि अगर आपको ये परचेज करनी है तो आपको थोड़े दूसरे गुड्स और भी खरीदने पड़ेंगे। मतलब आप अगर मान लो, जैसे कई बार होता है अपन पैंटालून्स जा रहे हैं, अपन शॉपर स्टॉप जा रहे हैं, वहां बोलेंगे भैया 5000 की सेल पर आपको 10% ऑफ है। तो आपको मान लो आपको सिर्फ जीन्स लेनी है, जीन्स लेनी है तो जीन्स तो हमारी 2500-3000 में ही आ रही है, पर हमको कितना खरीदना एक्स्ट्रा पड़ेगा, 2000 का एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवेल दिस डिस्काउंट। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, ये हो रहा है कंडीशनल परचेज या सेल, ठीक है, ये डिस्काउंट की बात हो गई। एक इस तरीके से भी देखो कि कई बार हम बोलते हैं कि अगर आपको ये हमारी वॉशिंग मशीन, ठीक है, ये वॉशिंग मशीन से ये 7 किलो की है, ये 12 किलो, ठीक है। तो अब अगर आपको इसके साथ ये जो एक अरेंजमेंट है जिससे हम क्या कह रहे हैं कि भैया ऐसा आपको ये पर्टिकुलर पर दूसरे कुछ भी साथ में खरीदने पड़ेंगे, तब जाके हम इसको कंडीशनल परचेज कहेंगे। मतलब वो आप परचेज तभी कर पाओगे जब इसके दूसरे कुछ भी आप खरीदो, ठीक है। ये हो गया टाई इन अरेंजमेंट्स। फिर हो गया आपका एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, जिसमें आप क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप अगर हमारा गुड्स रखोगे तो और कोई सेलर का गुड्स नहीं रखोगे। जैसे कि अगर आप रिलायंस के रिलायंस या फिर फिलिप्स, फिलिप्स की अगर आपको वॉशिंग, फिलिप्स वाला बोल रहे हैं कि अगर मैं तेरे को एजेंसी तभी दूंगा जब तू सिर्फ और सिर्फ मेरा ही माल रखेगा और किसी का माल नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट, ओके। तो ये भी एक तरह से गलत है। अब ये मत जाना कि मैडम होता तो यही है, भैया होता सब कुछ है, ये सिर्फ थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ अलग ही होता है अदरवाइज। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें आप गुड्स जो है उसी कंडीशन पे बेच पाओगे कि जो रीसेल कर रहे हो ना, प्राइस टू बी चार्ज ऑन द रीसेल बाय द परचेजर शैल बी द प्राइस जो सेलर बोलता है, unless stated at the price lower than those prices may be charged। यहाँ पे क्या बोला है इसने, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस।
आगे अगर आपको हमारा माल चाहिए ना, तो कम से कम आप इसको इतने मिनिमम फुल प्राइस पे तो बेचोगे ही बेचोगे। मतलब हमसे माल लोगे, जैसे मान लो हम बात करें सीमेंट, ठीक है, तो सीमेंट कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर है उसने रिटेलर से कह दिया कि भाई अगर तुम मेरे यहाँ से कितना भी ले जाओ, पर तुम ये जो पर्टिकुलर 10 किलो का जो वो पैक है ये आप इतने में ही बेचोगे, इससे नीचे नहीं बेचोगे मार्केट में। ये क्या होता है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। अब इसको फिर से पढ़ो। इट इंक्लूड्स resale price maintenance and includes an agreement to sell goods on condition that the price is to be charged on the resale। मतलब ये जो परचेजर है जब ये सेल करेगा मार्केट में ये वाले गुड्स, shall be the price stipulated by the seller, जब तक कि ये बोला गया है कि आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। फिर रेफ्यूजल टू डील, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जिससे हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं दूसरे पर्सन को कि आप इन लोगों को गुड्स या तो बेचोगे नहीं, या तो बेचोगे या इन लोगों से इन लोगों से माल आप या तो खरीदोगे या स्पेसिफिकली इन्हीं से आप माल लोगे। रिफ्यूजल टू डील का मतलब क्या हुआ, which restricts or likely to restrict by any method the person or persons to whom goods are sold or from whom goods are bought। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे जो स्कूल्स है ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि अगर आपको बुक्स चाहिए तो हमारे से ही लेनी है, आपको अगर यूनिफॉर्म चाहिए तो हमारे ये आउटलेट्स है इनसे ही लेना है, आपको शूज लेने हैं तो इनसे ही लेने हैं और किसी से नहीं लेने, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर हम डाल रहे हैं तो ये क्या है, ये एग्रीमेंट्स होते हैं और ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको हम बात करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ये याद करके जाना होगा फैक्टर्स टू डिटरमाइन कि वेदर ये कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। तो न्यू एंट्रेंट्स के लिए क्या ये बैरियर बन रहा है, ऐसा एग्रीमेंट क्या दूसरे लोगों को अंदर मार्केट में आने से रोक रहा है, या एग्जिस्टिंग को बाहर निकालने के लिए है, या फिर ऐसे एग्रीमेंट से इस तरह से कंपटीशन जो है उसका फोरक्लोजर हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है बाय हिंडरिंग एंट्री इनटू द मार्केट, क्योंकि एक ही का कब्जा है, दूसरे लोग आ ही नहीं रहे मार्केट में, दूसरे मार्केट में आएंगे नहीं तो कंपटीशन रहेगा ही नहीं, ठीक है। बेनिफिट कंज्यूमर्स को हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। ये 6 पॉइंट्स हैं जिन पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो है वो आपका एंटी कॉम्पिटिटिव है या नहीं, ठीक है। अब ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, बिड रीजिंग क्या होता है। बिड रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई नीलामी करवाते हैं और नीलामी में सेलर जो है अपने ही कुछ लोगों को क्या करता है, ऑप्शन में बिठा देता है, ऑप्शन में बिठा देता है और वहां पे उनसे ही प्राइसेस बढ़ा चढ़ा के बुलवाता है, ठीक है। इससे आपका जो प्रोडक्ट है जो आप 10,000 में स्टार्टिंग प्राइस फ्लोर प्राइस से स्टार्ट करते हो, नॉर्मली उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी 1 लाख, पर वो बिड रीजिंग से वो कहाँ पहुंच जाती है 3 लाख 5 लाख ऐसे। तो ऐसे जो बिड रीजिंग होती है ये होता है इसमें agreements between the persons engaged in similar goods which has the effect of eliminating or reducing competition for bids, ठीक है। बिड रीजिंग जो है वो भी कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डालती है, ठीक है। अब अडॉप्टेड इसके अंदर क्या है, ये एग्रीमेंट्स जो है ये भी आप देख सकते हो। बिडिंग करना मतलब बोली लगाना, बोली पे आप अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो किस तरह से, जैसे एग्रीमेंट्स टू सबमिट आइडेंटिकल बिड्स, हमने ऐसा बोले कि भैया तू भी कोटेशन वही लगा देना, तो भी जैसे टेंडर्स के लिए होता है, तो आपने क्या किया, सामने वाली कंपनी को भी वही टेंडर वही प्राइस पे टेंडर लगा, इसका भी वही प्राइस पे, मैं बोले मैं इतना पैसे आपको दूंगा, आप सिमिलर प्राइस पे टेंडर कर दो, ठीक है। एग्रीमेंट्स एज टू who shall submit the lowest bid, agreements for the submission
एलोकेशन टू कवर बिट्स, ठीक है। ये सब आपने पहले की मूवीज में बहुत चीजें हुई है, अमिताभ बच्चन के बहुत सारे मूवीज में ऐसे आप देख सकते हैं। एग्रीमेंट्स नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर, एग्रीमेंट्स ऑन कॉमन नॉर्म्स टू कैलकुलेट प्राइसेस और टर्म्स ऑफ द बिड। इससे क्या होगा कि एक ही को टेंडर मिलेगा, एक ही को वो सारी चीजें मिलेगी। तो वो जो एक पर्सन है, जो पावरफुल पर्सन है, वो दूसरे प्लेयर्स को मार्केट से हटाने के लिए उनके साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि तुम मार्केट में एंटर मत हो, ठीक है। एग्रीमेंट्स टू स्क्वीज आउट आउटसाइड बिडर्स, एग्रीमेंट्स डेजिग्नेटिंग बिड विनर्स इन एडवांस, पहले से एडवांस में डिसाइड कर लिया कि अब के तो पहले तेरे को टेंडर मिला था, अब मुझे मिलेगा, फिर आपके सामने तेरे को मिलेगा। इस तरीके से हम अपने कॉम्पिटिटर से ही वो कर रहे हैं, बिड विन वो करवा दिया, एग्रीमेंट कर लिया एलोकेशन बेसिस। तो यहाँ पे भी ये क्या होता है, बिड ड्रिजिंग हो जाता है और ये एंटी कॉम्पिटिटिव है। अब आपको ये डेफिनेशन भी इसमें याद करके जानी है, कौन सी है, एग्रीमेंट एंटर्ड। इसको लिखने से क्या होगा, ये जो है इतना सा अगर आपने याद कर लिया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो है ये आपके मतलब कंपटीशन के अंदर कुछ भी लिखने को आया ना, आप ये डाल सकते हो, लिख सकते हो। अब इसमें क्या बोला, any agreement entered into between enterprises or association of enterprises or persons or association of persons or between person and enterprise। पहले तो पर्सन और बहुत सारे पर्सन्स बोला, फिर एंटरप्राइज और बहुत सारे एंटरप्राइजेस बोले, और फिर बोला पर्सन और एंटरप्राइज, ठीक है। और डिसीजन टेकन अप बाय एनी एसोसिएशन और एसोसिएशन इंक्लूडिंग कार्टेल्स engaged in identical or similar trade of goods or services, जिससे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परचेज और सेल प्राइसेस डिटरमाइन हुई, जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परचेज या सेल प्राइस हम पहले से डिटरमाइन कर रहे हैं, लिमिट या कंट्रोल कर रहे हैं प्रोडक्शन, सप्लाई या मार्केट को, ठीक है। या शेयर्स द मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय एलोकेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द मार्केट और टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट और इन एनी अदर वे। तो ये क्या होता है, कल्यूसिव बिडिंग, मतलब साथ में मिलके। जैसे मान लो इसका एग्जांपल लो कि जियो और एयरटेल से कुछ, उन्होंने क्या करा, एक पर्टिकुलर एरिया में कि मान लो ये पुणे के इस एरिया में तुम कर लेना और बाकी एरिया में मैं कर लूं। तो ऐसे में भी ये क्या हो जाता है, इस तरह से अगर ये दोनों जो है ये इस तरह से कल्यूसिव बिडिंग कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये भी आपका एक तरह का प्रिज्यूम्ड या पर्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है। और इट शैल आल्सो प्रिज्यूम्ड, मतलब ये माना जाएगा कि इससे एडवर्स इफेक्ट है, और ऐसा इफेक्ट नहीं है। ये प्रूव करने का बर्डन किस पे है, डिफेंडेंट पे, मतलब जिस पे की आरोप लगाया गया है, जिसने आरोप लगाया गया उसके ऊपर होगा कि भाई ये सही में नहीं है ऐसा एडवर्स, ठीक है, जिस पे लगाए। मतलब मान लो एयरटेल पे लगाए तो एयरटेल बोलेगा कि नहीं नहीं मैंने जो काम किया था वो ये बिड रिजेक्ट नहीं है या ये पर्स नहीं है। अब आ जाओ prohibition for the use of prohibition on abuse of dominant position। डोमिनेंट पोजीशन का मतलब ऐसी पोजीशन जो कोई एंटरप्राइज जो है वो एंजॉय करती है, वो एंजॉय करती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। इंडिपेंडेंटली किसका, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का जो मार्केट में है, मतलब डिमांड और सप्लाई के दोनों फोर्सेस किसके हैं, इसी के हैं, और वो अपने कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर्स को अपने फेवर में, मार्केट को अपने फेवर में चलाते हैं, ठीक है। तो ये होता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है। मतलब यहाँ का जो बाहुबली कौन है, जो बाहुबली है ना वही आएगा इसमें डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, इसमें क्वेश्चन आता है कि किस वजह से आप मानोगे कि अब्यूज हुआ, कि गलत हुआ। अगर आपके डायरेक्टली आपके किसी भी एक्ट से, ट्रांजैक्शन से, एग्रीमेंट से ऐसा प्रतीत हो रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पोजिंग अनफेयर कंडीशंस और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस,
या फिर प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब मैंने आपको जैसे जियो का एग्जांपल दिया था कि उन्होंने फ्री में सिम बेची और बाद में बीएसएनएल और एमटीएनएल को मार्केट से बाहर कर दिया, फिर धीरे धीरे मार्केट कैप्चर करके प्राइसेस इंक्रीज कर ली। ये होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो ये भी अब क्या हो गया, डोमिनेंस हो गया। ठीक है, लिमिटिंग प्रोडक्शन, मार्केट और टेक्निकल डेवलपमेंट, मतलब जिस जो जो हमारे कंपटीशन के लिए जरूरी है उन सब में वो लिमिट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, creating barriers for the entry, applying dissimilar conditions for similar transactions, denying market access। ठीक है, using dominant position in one market to gain advantages in other market as well। ठीक है, यहाँ कंपटीशन एक्ट ये नहीं बोलता कि आप डोमिनेंट पोजीशन में मत हो, पर डोमिनेंट पोजीशन में होने के कारण उसका अब्यूज मत करो, इस पे रोक, अब्यूज नहीं करो। ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है ये आप ये मार्केट शेयर देख के, एंटरप्राइज का मार्केट शेयर देख के, उसके साइज और रिसोर्सेज को देख के आप पता करोगे, उसका कॉम्पिटेंस जो कॉम्पिटिटर्स को उसके साइज का और उसके इंपॉर्टेंस कितनी है उस पे डिपेंड करेगा। कंज्यूमर्स का कितना डिपेंडेंस है एंटरप्राइज पे, उस पर डिपेंड करेगा। मार्केट साइज और कैप्चर कितना है इस पे डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर जो एंटरप्राइज है वो डोमिनेंट पोजीशन में है या नहीं है। अब आएगा आपको वो टॉपिक की कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या कि यहाँ पर एक या एक से ज्यादा एंटरप्राइजेस जो है या पर्सन्स मर्जर या अमलगमेशन करते हैं और उससे वो कंबाइन क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को, अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को। तो जब इस तरह से एक्विजिशन होता है तब उसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये मैं समरी बता देती हूँ आपको। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सेट करते हैं, पहले अभी देख लेते हैं कॉम्बिनेशन का मतलब। जो हम देख रहे हैं इसमें हमने क्या देखा कि पर्सन से पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन या एक से ज्यादा एंटरप्राइजेस मर्जर या अमलगमेशन करते हैं। तो अमलगमेशन अगर एंटरप्राइजेस का हो रहा है और इससे अमलगमेशन से अगर ऐसा हो रहा है कि एक्विजिशन हो रहा है, एनी एक्विजिशन, यहाँ पे क्या लिखा है, एनी एक्विजिशन, ऐसा एक्विजिशन जिससे क्या हो रहा है, पार्टीज जो है वो कंट्रोल कर रही है शेयर्स को, वोटिंग राइट्स को या एसेट्स को। ठीक है, अब वोटिंग अब इंडिया में अगर कर रही है तो कितना, 2000 करोड़ से ज्यादा का, या फिर टर्नओवर वो कितना, 6000 करोड़ से ज्यादा। मतलब ऐसी पार्टीज जो है एक्विजिशन की, जब वो एक्विजिशन कर रही है तो वो क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है शेयर्स, वोटिंग राइट्स, और वो उनके वोटिंग राइट्स एक्वायर करने से उनके जॉइंटली जो एसेट्स हैं, उनके वोटिंग इस तरह से एक्विजिशन करने से उनके जो एसेट्स है उनकी वैल्यू 2000 करोड़ से ऊपर हो गई है या टर्नओवर 6000 करोड़ से ऊपर चला गया है। ठीक है, तो इनमें से भी क्या है, ये तो क्या इन इंडिया की बात कर, फिर बाद में बात करना इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया उनकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स को एक्सीड कर गई है, जिसमें से कम 1000 करोड़ डॉलर तो इंडिया के अंदर है और टर्नओवर कितना है, 3000 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो गया, जिसमें से कि 3000 करोड़ जो है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसको टेबुलर फॉर्म में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे पार्टीज जो है वो अक्वायर कर रही है तो उनका 2000, 6000 और फिर आपका 1000, 10,000, 3000 और 3000 करोड़ का उनका ये सारा आपका आ गया। अभी हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप भी अगर मान लो कोई ऐसा ग्रुप है जो एक्वायर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है शेयर्स या वोटिंग राइट्स, और जॉइंटली एक्वायर करने से उनके इंडिया में जो एसेट्स है उसकी वैल्यू 8000 करोड़ से ऊपर है या टर्नओवर उनका 24,000 करोड़ से ऊपर होगा। ठीक है,
इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया उनकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो 4000 करोड़ से लेके 1000 मतलब 4000 करोड़ से ऊपर हो गई। ठीक है, 4000 करोड़ से ऊपर हो गई है, बिलियन ना या 1000 तक चल रहा है, और ये 4 बिलियन यूएस डॉलर है, 4 बिलियन यूएस डॉलर, जिनमें से कि 1000 करोड़ जो है वो इंडिया में है और टर्नओवर 12 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, कम से कम 3000 करोड़ इंडिया में। ठीक है, तो ये सारा आपको लिखने को आ सकता है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। जो इन्होंने इतना सारा लिखा है इसलिए इसने इस बात पे समराइज किया कि अगर सिंगल एक्वायरर है तो उसका इंडिया में एसेट्स बढ़ के 2000 करोड़ हो गया है या टर्नओवर 6000 करोड़ हो गया है। अगर यही एक्विजिशन कोई ग्रुप करता है तो 8000 करोड़ उसके इंडिया में एसेट्स हो गए और 24000 करोड़ उसके टर्नओवर हो गया है। ठीक है, और सिंगल एक्वायरर कर रहा है तो फिर एसेट्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों मिला के 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, जिसमें से कम 1000 करोड़ इंडिया, और एक का ट्रिपल आ गया, 3 टाइम्स आ गया इधर, ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है और ये भी 3 टाइम्स, मतलब एक का 3 यहाँ पे हो गया, एक का 3 यहाँ पे हो गया, 4 का 12 यहाँ पे हो गया, इस तरीके से याद करना है। अब जब भी इस तरह से कोई कंपटीशन या फिर सॉरी कॉम्बिनेशन और ये इस तरह से मिलता है तो ऐसे केस में सीसीआई क्या करेगी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा? ठीक है, वो क्या करेगा, वो नोटिस भेजेगा, नोटिस भेजेगा कंपनी को कि आप बताइए कि इस तरीके से आपके अगेंस्ट ये इंफॉर्मेशन है, तो आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ सबमिट कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम एंटी और वैसे उसके एम्बिट में क्यों ना लें। ठीक है, इस तरीके से बात आगे बढ़ती है। अब सीसीआई क्या है उसके बारे में बता रहे हैं कि ये एक तरह का बॉडी कोऑपरेटिव, मतलब कंपनी के सारे फीचर्स आपको बॉडी कोऑपरेटिव मिलते हैं कि परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सीट है, पावर टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सीओ और पीसीओ हो सकता है। ठीक है, जो इसका हेड ऑफिस है कमीशन का वो जो हेड होगा वो डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कंपोजिशन पे भी आपको क्वेश्चन आ जाता है। जो ये कमीशन है इस पे कम से कम एक तो चेयरपर्सन होना चाहिए और कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 6 इसके मेंबर्स हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6, 2 या 6 मेंबर्स हो सकते हैं। और ये भी कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। जो चेयरपर्सन है वो कैसा पर्सन होना चाहिए, ही मस्ट बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, having special knowledge or professional knowledge of experience and experience of not less than 15 years, 15 साल का इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, जितने भी आपको स्ट्रीम्स पता है उन सबके नाम लिख देना। ठीक है, वो बंदा जो चेयरपर्सन है वो वैसा होना चाहिए, 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस वाला, और सारे मेंबर्स भी कैसे होने चाहिए, फुल टाइम मेंबर्स। अब इसकी सिलेक्शन कमेटी, इसको बोलते हैं। अब टर्म ऑफ द चेयरपर्सन कैसा रहेगा सीसीआई का, 5 साल, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर जो चेयरपर्सन है या कोई मेंबर जो है वो उसके 65 इयर्स की एज लास्ट एज है, जब अदरवाइज वो कहीं भी और नहीं कर सकता। जब 65 इयर्स तक उसका रिटायरमेंट फिर हो जाएगा उसके। अगर कोई वैकेंसी कॉज होती है रेजिग्नेशन से या रिमूवल से तो वो फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी और सीजी करेगी उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के लिए करने की जरूरत है, कमीशन की duties क्या है। इन सब में कोरम जो है सीसीआई की मीटिंग्स का 3 मेंबर्स होते हैं।
अब इंक्वायरी इनटू सर्टेन एग्रीमेंट्स एंड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। तो इसमें एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं ये मैंने आपको बता दिया था, इसको पूरा करके जानना, ठीक है। और इसको देखते हुए हम डोमिनेंट पोजीशन का भी इसने पूरा का पूरा फिर से अपन ने जो देखा था ना वो सारी चीजें इसमें डाली कि डोमिनेंट पोजीशन हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स को डोमिनेंट पोजीशन में रखा जाएगा। डोमिनेंट पोजीशन में क्या देखेंगे, एंटरप्राइज का मार्केट शेयर, उसके साइज क्या है, रिसोर्सेज क्या है। दिमाग में कोई बड़ी एंटरप्राइज को बिठा लो तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो टाटा, तो मार्केट शेयर क्या है, साइज रिसोर्सेज क्या है, कॉम्पिटिटर्स के लिए उसका इंपॉर्टेंस कितना है, इकोनॉमिक पावर कितनी है, कमर्शियल एडवांटेजेस दूसरी कंपनीज पे कैसे है, वर्टिकल इंटीग्रेशन उसने कर रखा है क्या, कंज्यूमर्स का डिपेंडेंस कितना है एंटरप्राइज, ठीक है, काउंटरवेलिंग बाइंग पावर कितनी है, मार्केट स्ट्रक्चर, साइज ऑफ मार्केट, सोशल कॉस्ट, सोशल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, एंट्री बैरियर्स अगर उसने लगाए हैं। तो इन सब फैक्टर्स को देख के ही वो डिसाइड करेंगे कि आपकी डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये चीज देखना, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। द कमीशन व्हेन डिटरमाइनिंग द रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट वो है कि नहीं है, ठीक है। तो वो देखेगा कि भैया ट्रेड बैरियर्स है क्या, किसी तरह के ट्रेड बैरियर्स है क्या, ठीक है, लोकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, एडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज क्या है, ठीक है। मार्केट की बात करें, मार्केट में ही बैरियर्स होते हैं, ट्रेड बैरियर्स, कि एक जगह का सामान दूसरे जगह जा रहा है तो उसके बैरियर्स कौन से है ना, रिलेटिव टू टैक्स भी हो सकते हैं, लोकल स्पेसिफिकेशंस जो है उनके साथ भी हो जाता है, ठीक है। जैसे लोकल स्पेसिफिकेशन मतलब जैसे राजस्थान में सरस का दूध आता है, बाकी सब जगह इसी को हम बाकी सब जगह जो है अमूल के हिसाब से दूध आता है। तो यहाँ पर क्या अलग अलग ज्योग्राफिकली मार्केट डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर आपका जलेबी आता है, तो ये सारे हैं जिनके जिनके जैसे है अमूल जो है ये एमपी ज्यादा चलता है, ये राजस्थान में चलता है, सरस चितले जो है ये महाराष्ट्र में चलता है। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग जगह ज्योग्राफिक मार्केट्स में लोकल स्पेसिफिकेशंस बना रहा है। नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज एडिकेट है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लैंग्वेज, कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है, रेगुलर सप्लाईज कितना कर सकता है। तो ये यहाँ पे रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट को इस तरह से देखा जाए। प्रोडक्ट के मार्केट को देखेंगे तो प्रोडक्ट का मार्केट क्या है कि एंड यूज प्रोडक्ट का कैसा है, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस क्या है और कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या चल रहा है, ठीक है। कंज्यूमर क्या प्रेफर कर रहा है, इन हाउस प्रोडक्शन को आप ज्यादा करोगे या आउटसोर्स करोगे, ठीक है। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोड्यूसर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हम रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट तय करेंगे। अगर किसी एंटरप्राइज के खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो सीसीआई या तो सियोमोटो कर सकती है उस रेफरेंस को, या फिर अगर उसको सीजी या एसडी से अगर कुछ मिलता है तो वो क्या करेगी, वो इन्वेस्टिगेशन चालू करेगी, इन्वेस्टिगेशन चालू करेगी। और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो एक फिर इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी। फिर वो इंस्पेक्टर क्या करेगा, वो एक रिपोर्ट बना के, डिटेल रिपोर्ट बना के और फिर सीसीआई को देगा, सीसीआई क्या करेगी, सीजी को देगी, ठीक है। मेनली डायरेक्टर जनरल, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल। इस पे आपको क्वेश्चन आता है, ऑर्डर्स वे कमीशन आफ्टर इंक्वायरी इनटू एग्रीमेंट्स और अप्रूव्स ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो ऐसे में जब भी सेक्शन 3 या 4 में ऐसा लग रहा है कि कोई एंटरप्राइज जो है वो डोमिनेंट पोजीशन का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो वो डायरेक्ट कर सकता है एंटरप्राइज को कि भाई आप क्या करो, आप अपने जो पर्सन पर एसोसिएशन ऑफ पर्संस या एंटरप्राइज को कि आप ये सारी चीज डिसकंटिन्यू करो और फिर से आगे फ्यूचर में इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट में री एंटर मत होना, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दो और आगे से फ्यूचर में इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट मत करना। फिर वो पेनल्टी भी लगवा सकती है, पर वो कितने से 10% से ज्यादा नहीं हो सकती of the average of turnover of the last 3 preceding financial years upon
knowledge of such person and enterprises which are parties to such agreements or मतलब इस तरह से अगर आगे भी वो पहले तो उसने क्या बोला कि डिसकंटिन्यू कर देना, फिर बोला कि आगे से फ्यूचर में री एंटर मत करना। तीसरी बात कि पेनल्टी लगा सकती है। पेनल्टी कितनी होगी? 10% किसका? एवरेज टर्नओवर का, पिछले 3 सालों का टर्नओवर का एवरेज निकाल लेना। एवरेज निकाल के उसका 10% जो है वो पेनल्टी लगाएंगे उन सारी पार्टीज पे जो इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद भी लगाने के बाद भी वो वापस इस तरह से करते हैं तो प्रॉफिट के 3 टाइम्स के बराबर वो क्या कर सकते हैं? हर साल जितना आपका प्रॉफिट हुआ और उसके बाद भी आपने करते रहे तो प्रॉफिट जितना हुआ उसके 3 टाइम्स के बराबर पेनल्टी लगाओ और 10% ऑफ द टर्नओवर व्हिचएवर इज हायर। फिर वो डायरेक्ट कर सकती है कि ऐसे एग्रीमेंट्स इस तरीके से मॉडिफाइड होंगे, इस तरीके से इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जितना भी कॉस्ट लगा है वो सारा आप कंपनी से लोगे, एंटरप्राइज से। ठीक है, डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज एंजॉयिंग डोमिनेंट पोजीशन, मतलब यहाँ पे कमीशन क्या बोलेगा? वो राइटिंग में बता देगा कि ऐसी कोई भी एंटरप्राइज जो डोमिनेंट पोजीशन यूज कर रही है वो आइंदा से ऐसे इस तरह से अब्यूज नहीं करेगी। तो उसके लिए ये इस तरह से ऑर्डर दे देंगे कि आप अपनी प्रॉपर्टीज, डोमिनेंट पोजीशन क्या है? क्योंकि आपके रिसोर्सेज ज्यादा है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो उसको कट डाउन कर देंगे। आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रांसफर या वेस्टिंग ऑफ राइट्स पे ही अलग राइट्स ये थोड़ा बांट दिया जाएगा। आपकी डोमिनेंट पोजीशन को कम करने के लिए सारा किया जाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को मतलब दिया जाएगा जिससे आपकी लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन रिड्यूस हो। क्रिएशन, अलॉटमेंट या सरेंडर कर दिया जाएंगे आपके शेयर्स का, स्टॉक्स का या सिक्योरिटीज का, या फिर उस एंटरप्राइज को या फाइंडिंग अप कर दोगे या इसके एमओए या आर्टिकल्स के अंदर ऑल्टरेशंस डाल दोगे। ठीक है, ताकि एंटरप्राइज कंट्रोल में रहे। The extent to which the circumstances in which the provisions of the order affecting the enterprise may be altered और उसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं, अभी तक हमने अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और उसका देख लिया। अब बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन के बारे में अगर इंक्वायरी करनी हो तो कभी कमीशन को या तो अपनी नॉलेज में या मतलब सीओ मोटो होगा या कहीं से उसको इंफॉर्मेशन मिली एक्विजिशन के बारे में। याद है कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था? 2000 6000 करोड़, है ना? वो वाला देखा था ना, 4000 करोड़ 12000 करोड़, वो वाली चीज है। तो अगर आपने या तो आपको खुद का नॉलेज के से आपको ये मालूम पड़ा किस तरह का कोई कॉम्बिनेशन था, या कहीं से आपको इस एक्विजिशन की इंफॉर्मेशन मिली है, या आपको कहीं से मालूम पड़ा है कि इस तरह से कंट्रोल एक्वायर किया गया है या मर्जर या अमलगेशन हुआ है, और ऐसा जो चीजें हैं इनका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉम्पिटिशन पे होगा, तो वो क्या करेगी? कमीशन सीसीआई क्या करेगी? नोटिस भेजेगी ऐसी कंपनीज को, ऐसी एंटरप्राइजेस को। और फिर ये जो कमीशन है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, फर्दर द कमीशन शैल नॉट इनिशिएट एनी इंक्वायरी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द कॉम्बिनेशन इज टेकन इफेक्ट। मतलब कॉम्बिनेशन हो चुका है, उसको 1 साल हो गया, उसके बाद अगर वो संज्ञान लेती है, उसके बाद अगर वो एक्शन लेती है तो वो माना नहीं जाएगा, वो कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकती है। ठीक है, अब आप ये छोड़ सकते हैं। मानती हूँ यार इसके लिए पढ़ना बहुत सारा है, मैंने आपको जो मेन है वो सारा करवा दिया है। Acts taking place outside India but having an effect on competition in India, इसको करेंगे। ऐसे जो एक्ट्स हो रहे हैं, ऐसे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो भारत के बाहर हो रहे हैं पर उनका इंडिया के कंपटीशन पे असर आ रहा है, तब उसमें क्या हो सकता है? कमीशन को अगर ऐसा लग रहा है कि कोई एग्रीमेंट जो सेक्शन 3 में अपन ने देखा, ठीक है, तो वो भारत के बाहर हुआ है, या जो पार्टी है, मतलब एक ना एक चीज बाहर होगी, एग्रीमेंट बाहर हुआ है, पार्टीज बाहर हुई है, या ऐसा कोई एंटरप्राइज जो डोमिनेंट पोजीशन यूज कर रहा है वो बाहर का है, वो आउटसाइड इंडिया है, या जो कॉम्बिनेशन है वो भारत के बाहर का है, या जो कॉम्बिनेशन की पार्टी हुई है
पार्टी मतलब पार्टी नहीं यार, मतलब कॉम्बिनेशन की जो पार्टीज है जिनके बीच में कॉम्बिनेशन हुआ है, वो एक आधी पार्टी बाहर की है, इंडिया के बाहर, या ऐसा कोई मैटर या प्रैक्टिस या एक्शन जो भारत के बाहर हुआ है, तो वो इस तरह से यहाँ पे अगर ये सारी चीजें हो रही है या हरकतें हो रही है तो सीसीआई क्या करेगा, इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, उसको लगेगा कि सबका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, तो इंक्वायरी कर देगा। मान रही हूँ मैं, लिखने का तरीका वो है बेटा अपने। अब देखो इसको सिविल कोड की सारी चीजें मिल गई। अब इसमें क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन आते हैं कमीशन के क्या पावर्स है, अपना प्रोसीजर करने, तो ये याद रखना सिविल कोड के सारे पावर्स आ जाते हैं। सिविल कोड के पावर्स में आता है समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग कोड, बुला सकते हैं, समन करके किसी को बुला सकते हैं, ओथ करवा सकते हैं, डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करा सकते हैं, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, कमीशंस इशू कर सकते हो फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी पब्लिक ऑफिस से आपको जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है वो सारी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैं इसके आगे इसको नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि इसके आगे ये नहीं है। अकाउंट्स एंड ऑडिट, इतना सा सुन लो। सीएजी जो है ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो जो है वो इसके सारे अकाउंट्स जो है कमीशन के, वो जो भी कमीशन अकाउंट्स मेंटेन करती है उसके जो एनुअल स्टेटमेंट है वो सारे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में सीएजी के पास जाते हैं। सीएजी को हैंडल करती है, ऑडिट भी करवाती है। ठीक है, ये याद रखना, सारी चीजें सीएजी करते हैं और इसके अंदर सारा जो ऑडिट का काम, राइट्स, प्रिविलेजेस, अथॉरिटी जो है वो सीएजी के पास है। अच्छा, अब ये याद रखो, अभी सीसीआई ने, मान लो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई ऑर्डर पास किया, तो आप उससे दुखी हो तो 60 दिन के अंदर कहाँ चले जाओगे, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ कहाँ जाओगे, 60 डेज में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के क्या मेंबर्स होंगे, ये सब डिटेल। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब हम आते हैं अपना एक ये साइबर सिक्योरिटी वाला लास्ट चैप्टर है जो आज हम देखने वाले हैं। देखिए, अब ये आईटी एक्ट है, इसमें भी ये 5 मार्क का ही कैरी करता है वेटेज। नाम क्या है आपका, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, ये चैप्टर का नाम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, 17 अक्टूबर 2000 को ये पास किया गया। हम किसके लिए एक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सी चीजें यहाँ पे पनिशेबल हैं। ठीक है, ऐसे ऑफेंसेस जो है जिससे क्या हुआ है, आपके कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, या हैकिंग की गई है, डिस्ट्रक्शन, डिलीशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ एनी डेटा इन एनी कंप्यूटर इस इंटेंशन से कि डैमेज या इंक्वायरी हो, इंजरी। ठीक है,
मतलब हमने क्या करे, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ऐसा एक्ट पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एक्ट, वो ये कह रहा है, सॉरी आईटी एक्ट 2000 पढ़ रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी को रोकता है। वो बोलता है कि ऐसे कुछ ऑफेंसेस जो कि ये 6-5 लाइंस में आपको दिए गए हैं, ये ऑफेंसेस अगर होते हैं तो वो इस इन ऑफेंसेस के लिए डील करने के लिए इस एक्ट में आना है, इसका स्कोप है। ठीक है, मतलब आपके कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी ने अगर टैम्परिंग किया या हैकिंग की है कोई भी डॉक्यूमेंट की विद द इंटेंशन की डैमेज या इंजरी की, या मिस रिप्रेजेंटेशन किया है कंट्रोलर जनरल के सामने या सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के सामने, breach of confidentiality and privacy and publishing false digital signature certificates। तो ये सब चीजें हुई हैं, तो ये सारे एक्ट्स ये इस एक्ट में आए। एडजुडिकेशन क्या बोला इसने, यहाँ सारा काम कौन करता है, सीजी करवाती है, सीजी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के थ्रू करवाती है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज जो है यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाई गई है। ठीक है, अभी मैंने जो देखा था वो आपको बोला था 60 डेज के अंदर, हमने अभी कंपटीशन कमीशन में देखा था सीसीआई से अपीलेट ट्रिब्यूनल 60 डेज, फिर सुप्रीम कोर्ट 60 डेज, यहाँ पे भी वही है, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है 45 डेज, और फिर हाई कोर्ट के पास जा सकते हो 60 डेज में। मतलब आप अगर दुखी हो तो आप क्या करोगे, साइबर रेगुलेशंस अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसके पास जा सकते हो, और जो इससे दुखी है 45 डेज के अंदर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं 45 डेज के अंदर इसको हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जो है वो आपके 60 डेज के अंदर अप्रोच करता है। ठीक है, सिविल कोर्ट का यहाँ पे कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है, डेटा प्रोटेक्शन रिफर्स टू द सेट ऑफ ऐसे लॉज पॉलिसीज प्रोसीजर्स जिससे हमारा एम क्या है, मुद्दा क्या है कि हम किसी की प्राइवेसी के इंट्रूजन पे रोकें, किसी प्राइवेसी को मेंटेन, किसी की प्राइवेसी मेंटेन करने दें, उसके साथ उसकी प्राइवेसी के साथ कोई भी अगर इंट्रूजन हुआ है caused by the collection storage और dissemination, उसका पर्सनल डेटा कहीं डाल दिया गया है, कहीं भेज दिया गया है, कहीं लीक कर दिया गया है, उससे उसको जो भी नुकसान हुआ है उससे बचाने का, तो ये डेटा प्रोटेक्शन के अंदर आता है। अब आ जाओ इधर, ये भी नहीं पता। अब ये दो सेक्शंस इन्होंने डाले हैं, ये नए हैं। whenever a corporate body possesses, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है और वो उसके पास कोई सेंसिटिव पर्सनल डेटा है या इंफॉर्मेशन है, और उसके नेग्लिजेंस के कारण वो जो डेटा है वो लीक हो गया है और उससे उस पर्सन को लॉस या रॉन्गफुल गेन हुआ है, तो ऐसे में वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो डैमेजेस पे करेगी उस अफेक्टेड पर्सन। ठीक है, अब ऐसा जो पर्सन, अब यहाँ पे तो बॉडी कॉर्पोरेट के लिए आया, यहाँ पे उस पर्सन के लिए, जो भी ऐसा पर्सन है जिसने ऐसा काम किया है उसको इम्प्रिजनमेंट कितने 3 साल की है और 5 लाख तक का फाइन है। ठीक है, आगे चलो। अब देखो, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा प्राइवेसी एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस जिससे हम डेटा को एनालाइज करते हैं और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे एनालाइज करके जो इंफॉर्मेशन, जो यूजफुल चीज हमारे पास आ रही है, जो यूजफुल डेटा हमारे पास आ रहा है, उससे हम एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स या वर्कर्स को बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस का काम। ठीक है, अब इसे वर्क कैसे करते हैं, इसी पे क्वेश्चन आता है आपको, स्टेप्स इन दिए इस पे क्वेश्चन आता है, जिसमें 4 स्टेप्स हैं। डेटा प्रिपरेशन मतलब डेटा प्रिपेयर करना, इन विच डेटा सेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मॉडल्ड फॉर एनालिसिस, मतलब डेटा बनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है। फिर एनालाइज करने के बाद उससे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ करके और हम उसको और ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग बिजनेस यूजर्स के लिए उसके फाइंडिंग्स डाल देते हैं। ठीक है, और फिर उस
इंफॉर्मेशन को हम बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पहला है डेटा प्रिपरेशन, डेटा प्रिपेयर करो, डेटा ऑर्गेनाइज करके एनालाइज करो। दूसरा है इस प्रिपेयर्ड डेटा से एनालिटिकल क्वेश्चनिंग करो, अलग अलग क्वेश्चंस पे आप पूरा सेट तैयार करते हो। उसके बाद उसमें हम अलग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है वो डाल देते हैं, और उसके बाद हम उन फाइंडिंग्स को बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ये चार आपके तरीके हो गए। अब आगे चलो, इसमें ये बेनिफिट्स भी आ जाता है। की बेनिफिट्स क्या है बीआई एप्लीकेशंस, ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। जैसे एआई जब किसी बिजनेस में आ जाता है तो वैसे भी वो बीआई बन जाता है, तो इससे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्गर बिजनेस स्ट्रेटजीज, हायर सेल्स, कॉम्पिटिटिव एज, ये सारी चीजें आपकी हो जाती है। अब आ जाओ इधर, इसमें क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, सबसे पहले है एडहॉक। एडहॉक मतलब होता है डिमांड पे, जैसे जैसे आपको डिमांड है उस तरीके से आप एनालाइज करके, प्रॉम्प्ट्स भेज के और रनिंग क्वेरीज करके और डेटा निकालो। ठीक है, स्पेसिफिक बिजनेस इश्यूज लेके आप डेटा निकालते हो। अब है आपका सेकंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस, बोला ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। इससे क्या है, आप उस डेटा को अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग परसेप्शन से पूछते हो, अलग अलग चीजों में देखते हो, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज पूछते हो, कैलकुलेशंस करवाते हो, वो आपके ऑनलाइन। फिर आ जाता है मोबाइल बीआई और रियल टाइम बीआई। मोबाइल बीआई मतलब जो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पे यूज होता है, ठीक है, और उनपे क्या होता है डेटा विजुअलाइजेशंस, मतलब अलग अलग डिवाइसेस पे वो स्क्रीन पे रहते हैं, और केपीआईज आपकी सेट होती है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सेट होते हैं, और आप अलग अलग डिवाइस की स्क्रीन पे मोबाइल बीआई चला सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम बीआई क्या है, जो आपको रियल टाइम डेटा देता है अप टू डेट। जैसे अपन कोई मैच देखते हैं तो डेटा इज एनालाइज्ड, इट इज क्रिएटेड, कलेक्टेड, प्रोसेस्ड, और फिर हम उसमें अप टू डेट व्यू बिजनेस ऑपरेशंस का, मैं तो मैच का, क्रिकेट मैच का एग्जांपल दे रही हूं, बार बार हम स्कोर चेक करते हैं ना, लाइव स्ट्रीमिंग होती है कि नहीं, क्रेडिट स्कोरिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, ये सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे वो यूज होती है। ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा पीआई का फॉर्म जिसमें हम रियल टाइम एनालिसिस करते हैं, जिससे कि मैनेजर्स को और फ्रंट लाइन वर्कर्स को अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस की बार बार आपके रियल टाइम में उनको मालूम पड़ जाती है, जैसे सेल्स हो गई या ऑफर हो गए, उनका अलग अलग उनको मालूम पड़ जाता है एट द सेम टाइम। अब ओपन रिसोर्स की बात करें, मतलब इसमें कम्युनिटी एडिशन भी डाल रहे हैं, दैट कैन बी यूज्ड फ्री ऑफ चार्ज, एंड अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड कमर्शियल रिलीज विद टेक्निकल सपोर्ट बाय द वेंडर। जैसे मान लो जूम जो है, इस पे जब कोविड के टाइम पे हमने जूम का बहुत यूज किया था। अब ये जूम ऐप जो है, ये आप एक 40 मिनट्स तक फ्री ऑफ चार्ज यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको लेनी है, मीटिंग्स करनी है, क्लासेस करनी है, तो आपको परचेज करनी है। तो ये भी एक तरह का बिजनेस इंटेलिजेंस था जो दो वर्जन्स में एप्लीकेबल था, तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स बीआई। फिर आता है एम्बेडेड बीआई और कोलैबोरेटिव बीआई। एम्बेडेड बीआई का मतलब क्या, एम्बेडेड का मतलब क्या है, बीआई और डेटा विजुअलाइजेशन दोनों को साथ में लाना। ठीक है, इससे क्या है कि जो भी आप कर रहे हो, बिजनेस यूजर्स जो है वो एनालिसिस करने के साथ साथ उसको देख भी पा रहे, विजुअलाइज भी कर पा रहे। ठीक है, embedded analytics features are most commonly incorporated by application software vendors, but corporate software developers can also include them in homegrown applications. Collaborative BA, this is a process, more of a process than a specific technology. It involves the combination of BI and collaboration tools to enable different users to work together on data analysis and share information with one another. जैसे कि users can annotate BI data and analysis results in
ऑनलाइन चैट करते हैं ना, या डिसीजन टूल्स के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, अलग अलग जगह बहुत सारे यूजर्स उस सेम चीज को यूज कर रहे हैं और चैट के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड। फिर है लोकल इंटेलिजेंस, मतलब क्या हो रहा है, लोकेशन इंटेलिजेंस। लोकेशन इंटेलिजेंस तो अपन मैप यूज करते हैं ना, ठीक है, साइट सिलेक्शन, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। अपन बोल देते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया के जितने होटल्स हैं उसके नाम बताओ, इन होटल्स में कौन से वेज है वो बता दो। तो ये सारा क्या होता है, ये लोकेशन इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आ जाओ अब साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम इन्हीं से रिलेटेड है। एज साइबर क्राइम को यहाँ से पढ़ेंगे हम। साइबर क्राइम इट इज अ ब्रॉड टर्म, इट इज यूज्ड टू डिफाइन ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसके तहत कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क्स को एक टूल की तरह यूज किया जाता है, टारगेट की तरह यूज किया जा सकता है। और उसमें हम क्या करते हैं, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग टू डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। ठीक है, तो ऐसे में ये एक जनरल टर्म है जो कि कितने सारे क्राइम्स को यूज कर सकता है, जैसे बहुत से फिशिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, बैंक रॉबरी, इलीगल डाउनलोडिंग, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, किडनैपिंग चिल्ड्रन, चैट रूम्स के द्वारा स्कैम्स, साइबर टेररिज्म, क्रिएशन ऑफ वायरसेस, ये बहुत सारी चीजें साइबर क्राइम में आती हैं। ठीक है, अब ये जो है इन सबको ये यहाँ पे लिखा है। साइबर स्टॉकिंग मतलब क्या है, हम फिजिकल थ्रेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट या ईमेल से हम क्या है, थ्रेट मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस ऐसे भेजते हैं, या वेबकैम से हम कुछ वीडियोस जारी कर रहे हैं, जो एक थ्रेट, फिजिकल थ्रेट हो रहा है किसी के लिए, वो होता है साइबर स्टॉकिंग। ऑब्सैनिटी मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर ऐसी कोई वेबसाइट्स जो प्रोहिबिटेड मटेरियल्स को ज्यादा दिखा रही है, वो है ऑब्सैनिटी। डिफेमेशन मतलब किसी पर्सन को बदनाम करने की कोशिश करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मेल अकाउंट को हैक कर लेते हैं और उससे उस मेल अकाउंट के जरिए दूसरे लोगों को गंदे से मैसेजेस या फिर वल्गर मैसेजेस जो है वो भेजे जाते हैं उस पर्सन को बदनाम करने के। ठीक है, तो ये होता है डिफेमेशन। हैकिंग मतलब क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम या फिर पूरे कंप्यूटर नेटवर्क का हम क्या अनऑथराइज्ड कंट्रोल ले लेते हैं और उससे हम पूरे डेटा का और उसके जो कितने सारे प्रोग्राम्स हैं उन सबको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, होता है हैकिंग। क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, क्रैकिंग मींस दैट अ स्ट्रेंजर हैज ब्रोकन इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम्स और आपको पता भी नहीं है, आपकी कंसेंट भी नहीं थी और उसने आपकी सारी प्रीशियस और कॉन्फिडेंशियल डेटा बाहर कर दी। ये होती है क्रैकिंग। ठीक है, हैकिंग का पता चल जाता है, क्रैकिंग का पता नहीं चलता। ठीक है, स्पूफिंग, a spoofed email may be said to be one which misrepresents its origin। उसका ओरिजिन ही मालूम नहीं पड़ेगा, वो टाइम इन अगेन वो चेंज हो जाता है। मतलब हम क्या स्पैम से ब्लॉक कर देते हैं अनइनवाइटेड मैसेजेस और उसमें जो रॉन्ग डूअर है वो आपका मोबाइल फोन ले लेता है, ठीक है, स्टील कर लेता है किसी भी पर्सन से और उसको एसएमएस इंटरनेट के जरिए भेजते हैं और रिसीवर को जो एसएमएस है वो आपके नंबर से ही जाएगा, विक्टिम के नंबर से। ठीक है, कार्डिंग मतलब क्या हुआ, फॉल्स एटीएम कार्ड्स जो है उसको यूज करके पैसे बैंक से निकलवा देते हैं। ठीक है, ये तो बहुत कुछ हो रहा है अभी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स का फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, फ्रॉड का मतलब पता ही है, स्टीलिंग पासवर्ड, डेटा स्टोर जो भी आपने किया है वो उस पासवर्ड के साथ आपने सारा स्टोरेज डेटा फ्रॉड और चीटिंग के लिए यूज कर। ठीक है, तो ये जितने भी साइबर क्राइम्स थे इन पे क्वेश्चन आ जाएगा। फिर साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, आईपीआर वायलेशंस, इसको क्या बोलते हैं, ऐसा अनलॉफुल एक्ट जिसमें ऑनर को हम कंप्लीटली डिनाई वो कर रहे हैं, उसके राइट्स को डिनाई कर रहे हैं। तो स्क्वाटिंग होता है, वैंडलिज्म होता है, हैकिंग होता है, वायरस। स्क्वाटिंग मतलब क्या हुआ, सेम डोमेन नेम से दो पर्संस क्या है वो क्लेम करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने पहले रजिस्टर करवाया है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्क्वाटिंग। वैंडलिज्म मतलब क्या करना, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के जाके डिस्ट्रॉय करके आ रहे हैं किसी की प्रॉपर्टी, ठीक है, या डेटा या नेटवर्क, जिससे सारा काम जो है वो आपका जो नेटवर्क है वो पूरा खत्म हो जाए।
ये वैंडलिज्म होता है। हैकिंग अभी अपन ने देख ही लिया था, ट्विटर से या फिर अनऑथराइज्ड कोई भी प्लेटफॉर्म से आप यूज कर रहे हो एक्टिविज्म, ठीक है। वायरस वायरस ऐसे प्रोग्राम्स है जो आपके कंप्यूटर या फाइल में अटैच हो जाते हैं और पूरी जगह सर्कुलेट होकर वो जितनी फाइल्स है उनका डेटा खत्म कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है वायरस। ट्रेसपास मतलब क्या हुआ? इट मींस टू एक्सेस कंप्यूटर समवन्स कंप्यूटर विदाउट द राइट ऑथराइजेशन ऑफ द ओनर। अब साइबर क्राइम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट भी हो गया, टेररिज्म, वारफेयर, पायरेसी, अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन, ये सब आपको पता है कि क्या होता है, मैं इसमें नहीं जा रही। ये जितने भी अभी हमने पढ़े ना, अगेंस्ट पर्सन, अगेंस्ट प्रॉपर्टी और अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये सारे आ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसके अंदर यही जो मैंने अभी तक आपको करवाया, इन्हीं पे डेफिनेशंस आती है, ठीक है। चलिए, अभी आज के वीडियो में हमने 3 चैप्टर्स फिनिश किए। अब आगे भी हम और 3 चैप्टर्स इकोनॉमिक लॉस के लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, आपका थोड़ा भी रिवीजन हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।